आम आदमी पार्टी को वोट देने का, मैं फैसला लूँगा कि किसी और को वोट देने का। तो ये कैसा संगठन हुआ? इसीलिए ये कहा जाता है कि जब तक हमारा नेतृत्व हमें कोई स्पष्ट संदेश नहीं दे रहा है, आदेश नहीं दे रहा है, तो हमें केवल और केवल हमारी जो पार्टी है उसी को वोट करना है। गड्ढे में जाए, जीते हारे, इससे हमारे को कुछ रुकावट होना चाहिए। हमारा वोट केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को ही है कि जो सत्ता में पार्टी जमकर बैठ गई है और अनैतिक आचरण करने लगी है, तानाशाह रवैया उसने अपना लिया है, उसको पहले सत्ता से जो है उखाड़ फेंकना है। पहला लक्ष्य ये था। तो इसीलिए जो है केवल इस विचार को लेते हुए, केवल इस विचार के आधार पर बहुजन समाज पार्टी को किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना है। और ये भी तय था कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती तो उनको जो है सभी पार्टियों से अधिक तवज्जो मिलती, अधिक मान सम्मान मिलता। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि बहन जी ने क्या सोचकर निर्णय लिया, क्या सोचकर निर्णय नहीं लिया, मैं उनके निर्णय के साथ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो है बहुजन समाज के लोग करना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि जब एडवोकेट जय भीम प्रकाश कोई बात कहता है तो उसको तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन जब प्रोफेसर रतनलाल जी कोई बात कहते हैं तो उनको तवज्जो मिल जाती है, ये कहकर कि प्रोफेसर हैं। जब प्रोफेसर ऋतु कोई बात कहती है तो तवज्जो मिल जाती है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहती हैं तो तवज्जो मिल जाती है, ये कहकर कि उनको बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाता है। उनका बहुत नाम है, उनके वीडियोज़ बहुत वायरल होते हैं। वीडियोज़ का वायरल होना, बड़े मंच पर बोलना या प्रोफेसर होना, ये कोई बुद्धिजीवी होने का सबूत नहीं है। बुद्धिजीवी ऋतु, लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतनलाल, ये सभी जो है बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग का भी नेतृत्व होना चाहिए। उस समय बुद्धिजीवी वर्ग क्या होता है? अपने आप में कुछ नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग को मैं अगर ढूंढने जाऊँ तो कहाँ ढूंढने जाऊँगा? किसके पास जाऊँगा? मैं रतनलाल के पास जाऊँगा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के पास जाऊँगा। तो अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव बुद्धिजीवी वर्ग है या रतनलाल बुद्धिजीवी वर्ग है? दोनों की स्टेटमेंट अलग हैं, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, दोनों के बैकग्राउंड अलग है कि आज जो है बहुजन समाज के अंदर छटपटाहट देखी जा रही है, छटपटा रहा है, बहुत बुरे से तिलमिला रहा है। अपने इस छटपटाहट को दूर करने के लिए, तिलमिलाहट को दूर करने के लिए, जिस समस्या से वो घिरा हुआ है, उस समस्या को दूर करने के लिए उसको जो भी रास्ता दिखाता है, आंख बंद करके उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। लेकिन उस रास्ते की गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं करता। मैं बार बार जय भीम, नमो साथियों, चुनाव ख़त्म हो गए हैं और जैसा कि मैं अक्सर करता हूं कि चुनाव के बाद बहुजन समाज और बहुजन समाज के चल रहे आंदोलनों की समीक्षा, चर्चा अवश्य करता हूं और पूरी ईमानदारी से करता हूं। यहाँ पर मैं जब भी बात करता हूँ, सच्चाई की बात करता हूँ, यथार्थ की बात करता हूँ और व्यवहारिकता की बात करता हूँ। हालांकि बहुजन समाज के लोग भी जिस तरह से दूसरों पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, मनुवादी चिल्लाकर मनुवादियों को गाली देने का काम करते हैं, उनको अंधभक्त कहने का काम करते हैं और लगातार यह बताने का काम करते हैं कि उनका तर्क, बुद्धि और व्यवहारिकता से कोई लेना नहीं है। इसी प्रकार साथियों, मैंने तमाम वीडियो बनाए हैं और उनमें बहुजन समाज का व्यवहारिकता के आधार पर मार्गदर्शन करने का हर संभव प्रयास किया है। लेकिन ये विडंबना है कि बहुजन समाज में भी उसी प्रकार के अंधभक्त पाए जाते हैं, जिस प्रकार के अंधभक्त बीजेपी में, आरएसएस में, हिंदू धर्म के लोग या अन्य किसी भी धर्म से चिपके हुए लोग जो कि सत्य को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बहुजन समाज के जो आंदोलनकारी कहे जाने वाले लोग, तथाकथित आंदोलनकारी लोग, वे भी इसी प्रकार के हैं। वे भी सत्य को सुनना पसंद नहीं करते और यदि उनके सामने सत्य बोल दो तो आपकी कड़ी आलोचना करने लग जाएंगे। साथियों, मैं बात करूंगा आज बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट पर, जिस प्रकार की मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बहुजन समाज का नेतृत्व करे, बहुजन समाज को संविधान को लागू करने में मदद करे, संविधान को देश में लागू कैसे किया जाए उसकी एक निश्चित योजना बनाए। यह जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग पर है। लेकिन बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर रहा है? मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर ऋतु से।
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी के लिए आंदोलन किया। हालांकि वे कहती रहीं कि मेरी नौकरी के लिए आंदोलन नहीं है, समाज के लिए आंदोलन है। और बीच बीच में जब उन पर कुछ लोगों ने राजनीति करने का आरोप लगाया, तब उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए यह कह डाला कि मैं कभी राजनीति नहीं करूँगी, मैं राजनीति करने के लिए ये आंदोलन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत ही एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जो योग्य व्यक्ति हैं उनको राजनीति करने से परहेज़ क्यों करना चाहिए। वे ऐसा क्यों कह रही हैं राजनीति नहीं करेंगी। जब किसी योग्य व्यक्ति को राजनीति करने का मौका मिले तब उन्हें राजनीति करनी ही चाहिए। लेकिन राजनीति किसके लिए, राजनीति का उद्देश्य क्या हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी बहुजन समाज क्योंकि बहुत समझाने के बाद तमाम महापुरुषों ने समझाया, परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट बहुत चर्चित है कि नायक पूजा मत करना, नायक पूजा तानाशाह को जन्म देता है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी पूजा करने की बजाय मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना, मेरी जय जयकार मत करना। लेकिन ये बहुजन समाज है, दूसरों को ताने मारता है अंधभक्त होने के, दूसरों को ताना मारता है मनवादी होने का, लेकिन अपने गले मान में झाँक कर कभी नहीं देखता कि जिस प्रकार से जो प्रोफेसर रतनलाल के प्रशंसक हैं वे कभी भी प्रोफेसर रतनलाल की आलोचना नहीं सुन सकते हैं। जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के प्रशंसक हैं वे कभी भी प्रोफेसर लक्ष्मण की आलोचना नहीं सुन सकते हैं। डॉक्टर ऋतु के प्रशंसक कभी भी उनकी आलोचना नहीं सुन सकते हैं। महमूद प्राचा या जितने भी आपके सामने तथाकथित बहुजन नेता आज आपको आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी जब आलोचना होती है तो उसको सुनने की बजाय, उसकी समीक्षा करने के बजाय, उसकी जांच परख करने की बजाय लगते हैं आलोचक की बुराई करने में, उसकी धज्जियाँ उखेड़ने में, उसको गालियाँ देने में। यही सब जो कार्य है, जो बहुजन समाज के ये जो लोग हैं जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हम लोग यथार्थ की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ज़मीन की बात करते हैं, हम बहुजन समाज के आम आदमी की बात करते हैं। तो ये लोग जो हैं हम लोगों की आलोचना करने लगते हैं जब हम इनके द्वारा मान लिए गए बहुजन नेताओं की आलोचना करते हैं। आलोचना का उद्देश्य क्या होता है? आलोचना का उद्देश्य यह नहीं होता है कि बहुजन समाज के आंदोलन चला रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बर्बाद कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि आलोचना का उद्देश्य यह होता है कि मार्गदर्शन दिया जाए, उन बुद्धिजीवी लोगों को भी मार्गदर्शन दिया जाए और समाज को भी यथाउचित मार्गदर्शन दिया जाए। यदि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो कि समाज के आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, यदि उसकी राह सही नहीं है, उसकी दिशा गंभीर नहीं है, उसका उद्देश्य जो बहुजन समाज का मिशन मूवमेंट है उसके अनुरूप नहीं है, तो उसको भी दिशा मिले। या फिर अगर वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर आम बहुजन समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए। तो अभी हमारे सामने जो प्रकरण हुआ, जैसे कि प्रोफेसर ऋतु पहले कह रही थी कि मैं राजनीति करने के लिए ये आंदोलन नहीं कर रही हूँ, और उसके तुरंत बाद जैसे लोकसभा के चुनाव आए तो हमने देखा कि वो कांग्रेस के पास भी गई, राहुल गांधी से हाथ मिलाती हुई देखी गई। उसके बाद हमने देखा कि जब महमूद प्राचा जी को, जो कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी प्रोफेसर ऋतु भी एक सदस्य हैं, प्रोमिनेंट सदस्य हैं, एक अधिकारी भी हैं, उनको जब महमूद प्राचा जी को कहीं से कोई तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने रामनगर की जो सीट है, रामपुर या रामनगर जो भी है, ध्यान नहीं है, वहाँ से जो है इंडिपेंडेंट निर्दलीय पर्चा भरा। और उसके बाद प्रोफेसर ऋतु ने जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, आम आदमी पार्टी की भी चर्चाएं हुई थी कि आम आदमी पार्टी के पास भी वो गई हैं टिकट मांगने के लिए, वहाँ से भी कोई जब बात नहीं बनी तो बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट मिल गया और उन्होंने चुनाव लड़ा। ये बहुत अच्छी बात है, चुनाव उन्होंने बहुत दमदारी से लड़ा, बहुत ही अच्छी तरह से लड़ा। ऐसे ही चुनाव लड़ने की आवश्यकता भी है, जिस प्रकार से प्रोफेसर ऋतु ने लड़ा उस तरीके से तारीफ के काबिल है। लेकिन मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूँ कि जो बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच में चर्चा करता चलूँ शंभू सिंह की, जिन्होंने बिहार के वैशाली से चुनाव लड़ा और चुनाव उन्होंने सुनने में आया है, देखने में आया है कि प्रचार नहीं किया अच्छी तरह से।
केवल हवाई बातें करते रहे। जब नगीना में उनसे भेंट हुई थी तो मेरे सामने ही वो दावा कर रहे थे नीलम पौध जी से कि मेरे पर्चा भरने जब मैं जाऊंगा, नामांकन करने जाऊंगा तो लाखों की भीड़ मेरे साथ होगी। ऐसी बातें जैसी उनके मुंह से निकली हमने सुनी तो विश्वास नहीं हुआ, विश्वास हो भी नहीं सकता। लाखों की भीड़, अगर आपके पीछे सैकड़ों लोग भी हो जाएं तो आप बहुत दमदार प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? उन्होंने चुनाव में जो लड़ा, नामांकन दाखिल किया, उसके बाद प्रचार ढीला क्यों रहा? तो उद्देश्य जहाँ तक लगता है कि बहुजन समाज की भावनाओं को एनकैश करना, क्योंकि बहुजन समाज जो है भावनाओं से घिरा हुआ समाज हो गया है और जिसको वो अपना लेता है, जिसको अपना मान लेता है, उसके लिए वो सब कुछ समर्पित कर देता है। इसीलिए बार बार जय शंभू सिंह को देखा गया कि वो चंदे की मांग कर रहे हैं, चंदा दीजिए, चंदा दीजिए। और मुझे लगता है कि करोड़ों रुपये में चंदा मिला होगा। अकाउंट की जानकारी उन्होंने नहीं दी है कि कितना उन्होंने चंदा बहुजन समाज के लोगों से उगाया है। और इसके अलावा जो उनका चैनल चलता है उससे भी उनको जो है लाखों रुपये महीने की इनकम होती है। लेकिन ये बेचारा निर्दोष मासूम बहुजन समाज ये यथार्थ नहीं समझता, व्यवहारिकता नहीं समझता। जिसने जय भीम का नारा लगा दिया, जिसने जय भीम चिल्ला दिया, जिसने बाबा साहेब के फोटो पर हार चढ़ा दिया, बस उसके गुण गाने लगता है। यह नहीं देखता है कि किस प्रकार से उसका दोहन हो सकता है, किस प्रकार उसका शोषण हो सकता है। इसी बीच लक्ष्मण यादव को भी हमने देखा। जिस समाज ने लक्ष्मण यादव जी को उठाया, उनको हीरो बनाया, उसी समाज से गद्दारी करते हुए, मैं कहूँ कि उस समाज के मिशन मूवमेंट से गद्दारी करते हुए वे सपा की गोद में जाकर बैठ गए। और जैसा कि मैं पहले से ही बहुजन समाज को आगाह कर रहा था कि ये जो जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, ये स्टेटमेंट जो है परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का स्टेटमेंट नहीं है। ये राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा का स्टेटमेंट है। और राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम या उनकी तस्वीर लगाने का काम जो है समाजवादी पार्टी करती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मार्गदर्शन है वो ये है कि जब संसद आवारा हो जाए तो आपको वोट का अधिकार मिल गया है। अपने वोट के अधिकार से, अपने वोट के कीमत से जो है आप उस संसद के आवारापन को दूर कर देना। लेकिन बार बार समझाने के बाद, क्योंकि अब जो लोग लक्ष्मण यादव को बहुत तवज्जो देते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी। मेरी बात को जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन जब प्रशंसक हो जाता है तो वो अंधभक्त हो जाता है। और जब प्रशंसक को या अंधभक्त को किन प्रकार किसी भी प्रकार से जो है, जो उसका नेता है, जो उसका हीरो है, जब किसी भी दिशा में लेके जाता है तो वह जो लोग हैं उसी दिशा में जाने लगते हैं। जो फोमो दिखाया गया लक्ष्मण यादव जी के द्वारा समाज को कि बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत सकती है और आपका वोट बेकार जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो जीत सकती है। इसीलिए आपका वोट जो है समाजवादी पार्टी के पटले में डलवाने का काम किया, या कहें कि इंडिया गठबंधन को डलवाने का काम किया। अब ऐसे मामलों में जब, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी हमने यही देखा था कि सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया तक एक फोमो क्रिएट किया गया कि भाई बहुजन समाज पार्टी तो जीतेगी नहीं उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए अगर बीजेपी को रोकना है तो सपा को वोट दे दीजिए। यही हुआ। बहुजन समाज के वोटर्स ने इस फोमो का शिकार होते हुए बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं किया और समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी जिन सीटों को जीत सकती थी, जो कि बहुत कम मार्जिन से हारी, उनको वो हार गई। खैर, ये जो बातें हैं मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आज जिस दशा में बहुजन समाज पहुँच चुका है वो बहुत गंभीर है। गंभीरता इतनी है कि आज जो है बहुजन समाज के अंदर छटपटाहट देखी जा रही है, छटपटा रहा है, बहुत बुरे से तिलमिला रहा है। अपने इस छटपटाहट को दूर करने के लिए, तिलमिलाहट को दूर करने के लिए, जिस समस्या से वो घिरा हुआ है उस समस्या को दूर करने के लिए उसको जो भी रास्ता दिखाता है आंख बंद करके उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, लेकिन उस रास्ते की गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं करता। मैं बार बार कह चुका हूँ कि बुद्धिजीवी वर्ग का जो काम है वो समाज का मार्गदर्शन करना होना चाहिए। जब बाबा साहेब ये कह रहे हैं कि संसद जब आवारा हो जाए तो अपने वोट की ताकत से जो है उसके आवारापन को दूर कर देना, तो इसका मतलब ये है कि आम जनता जो है
वोट किसको करना चाहिए, कैसे वोट करना चाहिए नहीं जानती है। यह सब बताने का काम जो है बुद्धिजीवी वर्ग का है। बुद्धिजीवी वर्ग लोगों के बीच में जाए, आम जनता के पास जाए और उनको ये कैडराइज करे, उनको ये समझाने का काम करे कि कैसे वोट करना है, किसको वोट करना है, उनकी विचारधारा क्या है, उनका इतिहास क्या है। तो इसी तरह से जो काम मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जब किया तो हमने देखा उसका प्रभाव। जब लोग कैडराइज हो गए, जब लोग अपने इतिहास को समझ गए, जब अपने महापुरुषों के त्याग और बलिदान को, समर्पण को समझ गए, तब उन्होंने जो है एक मुश्त वोट एक जगह डालकर जो है उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हकीकत है, व्यवहारिकता है। वास्तव में जो है बुद्धिजीवी वर्ग को जो करना चाहिए या बुद्धिजीवी वर्ग से जो करवाना चाहिए वो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने करवा कर दिखाया। इसी तरह की मैं बातें बार बार करता आया हूँ। प्रोफेसर ऋतु, लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रतनलाल, ये सभी जो है बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग का भी नेतृत्व होना चाहिए। उस समय बुद्धिजीवी वर्ग क्या होता है, अपने आप में कुछ नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग को मैं अगर ढूंढने जाऊँ तो कहाँ ढूंढने जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा? मैं रतनलाल के पास जाऊँगा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव के पास जाऊँगा। तो अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव बुद्धिजीवी वर्ग है या रतनलाल बुद्धिजीवी वर्ग है, दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग हैं, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, दोनों के बैकग्राउंड अलग अलग हैं। तो इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है कि बुद्धिजीवी वर्ग का भी कोई नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। जैसे कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने उस समय बुद्धिजीवी वर्ग को इकट्ठा किया, संगठित किया और उसका नेतृत्व किया। इसी प्रकार आज अगर मैं बात करूं, पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुजन समाज की बीमारी है कि वो हीरोज़ को तवज्जो देता है, आम आदमी या किसी की भी स्टेटमेंट को सुनकर उसकी जांच नहीं करता है। क्योंकि जांच करना, जो जांच करने वाली संस्कृति है उससे भी बहुजन समाज बहुत दूर है। और जो मानने वाली संस्कृति, जो कि मनुवादी संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति है, बेशक कहने के लिए उन्होंने जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी संस्कृति वही है, मानने वाली संस्कृति है। इसीलिए आज भी वह जांच नहीं करता है। अगर एडवोकेट जय भीम प्रकाश कोई बात कह रहा है तो थोड़ी सी मशक्क़त कर लें, थोड़ी तकलीफ उठा लें और जय भीम प्रकाश की बात थोड़ी जांच कर लें, थोड़ी स्टडी कर लें। ऐसा परिश्रम जो है बहुजन समाज के लोग करना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि जब एडवोकेट जय भीम प्रकाश कोई बात कहता है तो उसको तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन जब प्रोफेसर रतनलाल जी कोई बात कहते हैं तो उनको तवज्जो मिल जाती है, ये कहकर कि प्रोफेसर हैं। जब प्रोफेसर ऋतु कोई बात कहती है तो तवज्जो मिल जाती है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं तो तवज्जो मिल जाती है, ये कहकर कि उनको बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाता है, उनका बहुत नाम है, उनके वीडियोज़ बहुत वायरल होते हैं। वीडियोज़ का वायरल होना, बड़े मंच पर बोलना या प्रोफेसर होना, ये कोई बुद्धिजीवी होने का सबूत नहीं है। बुद्धिजीवी इस बात से है कि उन्होंने जो है शैक्षिक योग्यता हासिल करके उस मुकाम को हासिल किया है। इस मायने में बुद्धिजीवी वर्ग है। एक बुद्धिजीवी वर्ग होने का एक कसौटी और है कि उसको दूरदृष्टा होना चाहिए, उसको एक वेल प्लानर होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर जो है मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये जो हमारे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, हमारी प्रोफेसर ऋतु जी हैं या प्राचा जी हैं या फिर जो भी तमाम, अभी भानु प्रताप जी का हमने जिक्र किया, करना भूल गए यहाँ पर जो है, और सपा की गोद में जाके बैठे थे, टिकट भी मिला, बाद में टिकट कैंसिल हो गया। तो मिशन मूवमेंट क्या था, क्या उद्देश्य था? क्या समाजवादी पार्टी बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को लेकर चल रही है? क्या उनकी विचारधारा वही है? क्या जो कांग्रेस के पास प्रोफेसर ऋतु या आम आदमी पार्टी के पास प्रोफेसर ऋतु टिकट मांगने गई, तो क्या वो उनकी विचारधारा को, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को लेकर चल रही है, बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को लेकर चल रही है? क्या महमूद प्राचा जो हैं जब नेतृत्व चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनका मिशन मूवमेंट यही है? साथियों, इस चुनाव में मैंने बार बार कहा कि आपका कुछ भी बनने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला तो बहुत कुछ है, खतरे में तो बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन उस खतरे से निकलने के लिए आपको एक सख्त प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत गंभीर योजना की ज़रूरत पड़ेगी। आरएसएस को आप देखिए, 1925 में उन्होंने अपना निर्माण किया और 1977-78 तक उनकी कोई पार्टी नहीं है। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको जो उन्होंने राजनीति तरफ मुँह करके भी नहीं देखा, राजनीति से काम लिया, लेकिन उन्होंने राजनीति अपने आप से डायरेक्ट नहीं की। 1977-78 में पहली बार जो है जनसंघ अस्तित्व में आया और उसके बाद बीजेपी आई। 2014 में वे पहली बार सत्ता में आए, पहली बार सत्ता मतलब पहली बार फुल फ्लैश सत्ता में आए। तो 1925 से लेकर 2014 तक लगभग 100 साल का उनका लंबा गंभीर संघर्ष रहा, जिसमें
बहुत सारे उनके लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा त्याग किया, बलिदान किया, अपने घर छोड़े, परिवार छोड़े, शादी नहीं की, जब जाकर उनको ये मुकाम हासिल हुआ। लेकिन बहुजन समाज सोचता है कि एसी के कमरों में बैठकर बिना लोगों को समझाए, उन लोगों को कैटराइज़ किए, बिना संगठित हुए, वो जो हैं ये बहुत जल्दी सत्ता पा लेंगे, संविधान को बचा लेंगे। संविधान का नाम लेते ही बाबा साहेब का जो नाम है उनके दिमागों में कौंधने पड़ता है, तस्वीर बाबा साहेब की उनके दिमाग में छाने लगती है और वे भावनाओं से गिर जाते हैं। संविधान का नाम लेकर आज जो भी संगठन चलाना चाहता है आराम चला सकता है। अभी मैं इस पे गंभीर चर्चा बाद में करूँगा संविधान के ऊपर, लेकिन कुल मिलाकर यही है साथियों कि ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है बहुजन समाज पार्टी के अभाव में, उसके शामिल ना होने के कारण बहुत कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि बहन जी के पास जो बहुजन समाज पूरे देश का है उसकी एक बहुत बड़ी ताकत उनके पास थी, जो कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने का जो निर्णय किया, मेरी दृष्टि से वो गलत था, सरासर गलत था। इस समय अगर वास्तव में पहला उद्देश्य बीजेपी को रोकना था तो इंडिया गठबंधन जब बन रहा है, एक सत्ता में जो पार्टी है उसको सत्ता से बाहर करना है, तो आपको गठबंधन बहुत जरूरी होता है। आपको जो है दूसरे लोगों से, जो कि विपक्ष जिसे कहते हैं, आप विपक्ष थे, आप जिन पार्टियों साथ में आ रहे हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं, उनके साथ में आपकी विचारधारा क्या है क्या नहीं है वो अभी मायने नहीं रखती। अभी पहला लक्ष्य है कि जो सत्ता में पार्टी जमकर बैठ गई है और अनैतिक आचरण करने लगी है, तानाशाह रवैया उसने अपना लिया है, उसको पहले सत्ता से जो है हाथ फेंकना है। पहला लक्ष्य ये था। तो इसीलिए जो है केवल इस विचार को लेते हुए, केवल इस विचार के आधार पर बहुजन समाज पार्टी को किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना है। और ये भी तय था कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती तो उनको जो है सभी पार्टियों से अधिक तवज्जो मिलती, अधिक मान सम्मान मिलता। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि बहन जी ने क्या सोचकर निर्णय लिया, क्या सोचकर निर्णय नहीं लिया, मैं उनके निर्णय के साथ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये चुनाव खत्म हो चुका है और मैं अक्सर जो है जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में सिर्फ मैं अपनी पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा उसी की बात करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। आपने पूरे चुनाव के दौरान जो मुझे देखा होगा कि केवल और केवल बीएसपी के लिए मैंने वोट मांगे हैं, वोट डलवाने का काम किया है, क्योंकि हमारे नेतृत्व ने हमें आदेश नहीं किया कि हमें कहाँ वोट करना है, हमें बीएसपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन को वोट करना है या किसी और पार्टी को वोट करना है। ये हमारे सामने हमारे नेतृत्व का जो है बिल्कुल भी डिसीजन नहीं था। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा नेतृत्व जो है बहुत कमज़ोर है, वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अभी अगर हमारा नेतृत्व कमज़ोर है तब क्या करा जाए? तो अपना फैसला लेंगे। आप फैसला लेंगे कांग्रेस को वोट देने का, आप फैसला लेंगे आम आदमी पार्टी को वोट देने का, मैं फैसला लूँगा कि किसी और को वोट देने का। तो ये कैसा संगठन हुआ? इसीलिए ये कहा जाता है कि जब तक हमारा नेतृत्व हमें कोई स्पष्ट संदेश नहीं दे रहा है, आदेश नहीं दे रहा है, तो हमें केवल और केवल हमारी जो पार्टी है उसी को वोट करना है। गड्ढे में जाए, जीते हारे, इससे हमारे को कुछ रुकावट होना चाहिए। हमारा वोट केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को ही जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि पीछे जब नीतियाँ बनी, माननीय साहेब कांशीराम जी ने जब इस समाज का नेतृत्व किया, तो जब उन्होंने देखा कि विपक्ष को सत्ता में जो लोग हैं उनको खाड़ने के लिए अगर बीजेपी को वोट देना है, तो उन्होंने जो है जब अपने लोगों को आदेश दिया कि इस बार इस सीट से जो है बीजेपी को वोट देना है, तो हमारे लोगों ने वहाँ वोट दिया और देना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व कह रहा है, नेतृत्व कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है। तो नेतृत्व का जब आदेश मानेंगे तो सभी लोग जो है बीजेपी को वोट देंगे, अगर उसका आदेश मानेंगे तो सभी लोग कांग्रेस को वोट देंगे। जिसके लिए कहेगा उसको वोट देंगे, तो सीधे सीधे जो सत्ता में बैठा हुआ जो दल है वो उखड़ जाएगा, उसकी हार होगी। ऐसा ही हमने पीछे देखा और बहुत बड़े अच्छे तरीके से माननीय साहेब कांशीराम जी ने उस आंदोलन को नेतृत्व किया। इसीलिए अभी जो है, अभी बहुजन समाज के लोग क्या करना चाहिए था, वो केवल अभी वोटर हैं, उनको वोट देना है। उनको वोट कैसे देना है, ये कैडर का मामला है। तो वोट जो है उनको अपने नेतृत्व के आदेश पर देना है। नेतृत्व कौन कर रहा है? बहुजन समाज पार्टी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है? बहन जी कर रही हैं, अकेले बहन जी कर रही हैं, और कोई दूसरा नेता भी जो है बहुजन समाज पार्टी में नहीं दिखाई देता। तो बहन जी का आदेश क्या है? कोई आदेश नहीं है।
जब बहन जी का कोई आदेश नहीं है तो आपको कहीं पर भी अन्य जगह पर, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे कुछ भी हो, आपको वोट नहीं करना चाहिए। ये तो रही चुनाव की बात। अब चुनाव में हार होगी, जीत होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा अब परिणाम बताएगा। लेकिन अब इसके आगे क्या है? इसके आगे हम सबको संगठित होना है। आप लोगों ने, वैसे मैं बहुत सारे नारों पर बात कर सकता हूं, लेकिन मैं भी मेन बात इस बात पे कर रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर फोकस करता आया हूं कि बहुजन समाज का जो मिशन है, मूवमेंट है, जो उसका अंतिम उद्देश्य है वो है इस देश में सत्ता को प्राप्त करना। और सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो आधार है, जो भूमि है, जो पृष्ठभूमि जो तैयार होती है वो होती है गैर राजनीतिक जड़ों में, जिसकी बात बार बार माननीय कांशीराम जी करते थे, जिसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट तरीके से हमें समझाया है। और गैर राजनीतिक जड़ें कहाँ पर होती हैं? गैर राजनीतिक जड़ें होती हैं हमारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में। जब तक हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन इस देश में नहीं करेंगे तब तक हम जो सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब जो सामाजिक आंदोलन तो हमारे चल रहे हैं, जब हम जय भीम के नारे के तहत इकट्ठा हो गए हैं, हम बहुत लोगों ने जय भीम बोलना शुरू कर दिया है, जय भीम बुलवा रहे हैं, जय भीम नारे लगा रहे हैं, तो यानी कि सामाजिक आंदोलन आपका हो रहा है। अब आपको ज़रूरत है धार्मिक आंदोलन, क्योंकि इस देश में और कहूँ कि पूरी दुनिया में धार्मिक आंदोलन जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आरएसएस ने 1925 में प्रसंगठन बनाया और जब से लेकर अब तक वो केवल एक ही काम कर रही है, वो है अपनी संस्कृति को मजबूत करने का काम। जो धर्म पहले भारत में ऐसा नहीं है कि 1925 में यहाँ पर हिंदू संख्या कम थी, बहुत लोग थे हिंदू, सारे लोग हिंदू थे, लोग कैटराइज नहीं थे। वो उनकी जो संस्कृति थी वो तय नहीं थी, किस तरफ जाना है, किसको वोट करना है, किस आधार पर वोट करना है, हिंदुत्व के आधार पर वोट करना है, ये तय नहीं था। तो आरएसएस ने 1925 से लगातार जो है हिंदुत्व को आधार बनाया और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए कभी रथ यात्रा निकाली, कभी राम मंदिर बनवाया, कभी जो है कृष्ण की बात करते हैं, कभी किसकी बात करते हैं। कुल मिलाकर उनका एक ही एजेंडा है कि इस देश में हिंदुत्व को मजबूत करना है और हिंदुत्व के आधार पर इस देश में सत्ता को प्राप्त करना है। यही आधार जो है बहुजन समाज को भी बनाना पड़ेगा। बहुजन समाज को चाहिए कि अब जो है वो धार्मिक आंदोलन करे, इस देश में सांस्कृतिक परिवर्तन करे। जिस संस्कृति की गिरफ्त में बहुजन समाज आ चुका है, अपने आप को पहचाने, कहीं वो हिंदू संस्कृति का हिस्सा तो नहीं है। इस पर मैं लगातार वीडियो बना चुका हूँ, बार बार बातें करता हूँ, फिर दोबारा बात करूँगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना कि आपको जो है अब धार्मिक आंदोलन करना है इस देश में। जब तक इस देश के लोगों को आप हिंदुत्व की जो मजबूत पकड़ है, उस जकड़ है, उससे तुम स्वतंत्र नहीं कराएंगे, उससे आज़ाद नहीं कराएंगे, तब तक आप भूल जाइए कि आप इकट्ठे हो पाएंगे, आप भूल जाइए कि सत्ता को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो प्रोफेसर रितु हों, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हों या फिर आपके शंभू सिंह हों, इन सब लोगों ने आपकी भावनाओं का केवल दोहन किया है। क्योंकि ये लोग जो हैं आपके लिए पृष्ठभूमि तैयार नहीं करते हैं, ज़मीन तैयार नहीं करते हैं, आपको कैटराइज नहीं करते हैं। आपको जाकर जो है संविधान में आपको जो वोट का अधिकार मिला है उसको कैसे आप जो है इस्तेमाल करें, आपका इतिहास क्या है, आपके महापुरुषों का आदेश क्या है, इन सब को समझाने का काम नहीं करते हैं। तो साथियों, जो ये मैं बातें कर रहा हूँ, कैडर की जो बातें कर रहा हूँ, ये केवल मंच के माध्यम से पॉसिबल नहीं है, केवल जो है वीडियो बनाकर वायरल करने पॉसिबल नहीं है। उसको बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं लगातार वीडियो बनाता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि मेरे जितने वीडियो हैं उनको बहुत गंभीरता से देखिए, सोचिए, जानिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश की बात को मानने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश क्या कह रहा है उसकी बात को जांच कीजिए, अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए, गंभीर अध्ययन कीजिए, सवाल कीजिए। बार बार मैं आमंत्रित करता हूँ, कभी मत मान लीजिए सीधे तौर पर। हमारे महापुरुषों का आदेश है कि आप प्रश्न कीजिए, जाँच कीजिए। मानने की संस्कृति हमारी बिल्कुल भी नहीं है, हमारी संस्कृति है जानने की, और जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मानने में कुछ नहीं जाता है। और अब तक जो है आपको मेहनत करने की आदत नहीं थी, इसीलिए अब तक आपकी संस्कृति रही है मानने की रही है। आप मानने में बहुत सुविधा महसूस करते हैं, लेकिन जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथियों, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। और एडवोकेट जय भीम प्रकाश क्या कह रहा है, उसकी बातों में कितनी गंभीरता है, कितनी दूरदर्शिता है, उसको समझने का काम कीजिए। और धम्पत संघ का निर्माण हो चुका है, पिछले 1 साल से काम कर रहा है, और धम्पत संघ के माध्यम से जो सांस्कृतिक परिवर्तन का जो अभियान चलाया है बहुत ही तेज़ गति चल रहा है। अब तक जो है लगभग 35 आचार्य उसमें तैयार हो चुके हैं। 120 स्टूडेंट अभी विश्व अशांति निवारण स्कूल में प्रवेश लेकर जो अध्ययन कर रहे हैं।
और इसको आप और गहराई से समझने का कार्य कीजिए। जो भी वीडियो आपके सामने आएगा उसको समझिए कि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। साथियों, अभी इस वीडियो में केवल इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।